Hello everyone. Good morning. वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कटारे अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज न्यूज़पेपर को हमें कैसे पढ़ना चाहिए उसको लेकर के मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं सिविल सेवा में। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट हैं और उन्होंने सोचा हुआ है कि अब हम आगे जा कर के सिविल सर्विस में अधिकारी बनेंगे, तो उसके लिए जो कई सारी चीज़ें उनको पढ़ने को सुनने को मिलती हैं, उनमें एक बार बार बताया जाता है कि न्यूज़पेपर मस्ट है, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए तो न्यूज़पेपर में हम क्या पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से टॉपिक होते हैं न्यूज़पेपर के जो हमारे काम के हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। राइट, तो ये इसलिए मस्ट है कि आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो न्यूज़ आपके लिए सिर्फ वही काम आएगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। 15-16 पेज जो आते हैं, जैसे इस पेपर में 12 पेज हैं, तो क्या 12 के 12 पेज हमारे काम आएंगे? नहीं आएंगे। ठीक है, पहली न्यूज़ सबसे आज किसी भी पेपर को उठा लो कि जो विकास दुबे उसका जो एनकाउंटर किया गया उसको लेकर के दी गई है। विकास दुबे के एनकाउंटर पे सवाल उठाए गए। अब घटना जो भी रही, क्या इससे कोई क्वेश्चन बनेगा? नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि विकास दुबे कौन था, उसका कहाँ गिरफ्तार किया, कहाँ एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर था, सही था, फर्जी था। मगर इससे हमें एक ये जरूर समझ में आ जाएगा इस घटना से कि एथिक्स में जो केस स्टडी आती है ना, तो केस स्टडी का ये पॉइंट बन सकता है। दो प्रकार के व्यू हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि एक वे लोग जो खुश हैं कि क्रिमिनल मारा गया, इट्स ओके, बड़ा अच्छा काम हुआ, लेकिन क्रिमिनल मारा गया, दैट्स गुड, क्रिमिनल को बढ़ावा किसने दिया था? आखिर वो 8 पुलिस वालों की जो हत्या हुई थी, किसने विकास दुबे को कॉल करके बताया था कि पुलिस रेड करने जा रही है? तो सिस्टम कहीं ना कहीं इनके साथ इन्वॉल्व था। ये जो तरीका है, इस तरीके को लेकर के केस स्टडी में पूछा जा सकता है कि एज अ सिविल सर्वेंट क्या इस प्रकार के जो एनकाउंटर हैं वो सही हैं? अगर वह जनरल सा एक थिंकिंग रहता है कि अगर उसको भागना था तो उसने अरेस्ट क्यों करवाया? उज्जैन में वो खुद चिल्ला चिल्ला करके अरेस्ट करवाता है और फिर वहाँ पर वो भाग भी जाता है। तो केस स्टडी को लेकर एथिकल ग्राउंड पर एक अलग वहाँ पर जांच पड़ताल की जा सकती है कि ये घटना कैसी थी। मगर जीएस में क्या कोई क्वेश्चन बनाएगा? नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ दी है कि भारत में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो 8 लाख से ज़्यादा हो गए। ठीक, तो भारत में कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लेकर सिर्फ इतना सा है कि अपडेट रहे। कोविड-19 चूँकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, बट कोई वैक्सीन इसके लिए डेवलप किया जा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले फेविफ्लू का नाम आया था, इसके पहले एक और वैक्सीन रेमडेसिविर जो दवा थी उसको भारत में बनाने का लाइसेंस मिला था। पतंजलि ग्रुप ने भी बोला था कि हमने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई है। तो इन न्यूज़ पर ज़रूर आप फोकस करते रहें। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आने की ऐसी संभावना नहीं कि पर्टिकुलर उस डेट में भारत में 8 लाख मामले कब हुए थे या सबसे ज़्यादा कहाँ पर मामले हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ ऐसी कोई डिस्कवरी हो जाती है, कोई खोज हो जाती है, उसको लेकर के जरूर कहीं कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट, उसके बाद फिर ये सब न्यायिक जांच कराने की बातें हैं, तो यहाँ इनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये वाला न्यूज़ जरूर फिर हमारे काम आता है कि लद्दाख में जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा था, उस विवाद का एक फाइनली एक ये कह सकते हैं कि कुछ कंक्लूजन निकल के आया। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, चीन के 40 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो भारत की जो गालवान घाटी है वहाँ पर, यानी पूर्वी लद्दाख रीजन में जो चीन आगे बढ़ करके यहाँ पर अपने कैंप, अपने टेंट, अपनी टेरिटरी एक दबाव बनाने की कोशिश थी, तो उसको लेकर के ये न्यूज़ ज़रूर हमारे काम आएगी। यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे सैनिक पूरी तरीके से पीछे हटा लेगा चीन, तो सैनिक पूरी तरीके से ये चीन पीछे हटा लेगा, इसको लेकर आखिर हमें 2-3 बातें ध्यान रखना है न्यूज़ पढ़ते समय कि चीन के साथ हमारा ये सीमा संबंधी विवाद क्या है। तो क्या है, हमारी जो इससे बाउंड्री लाइन टच होती है अस्पष्ट है।
मैकमोहन लाइन जो खींची गई थी उस पर चीन मानता नहीं है, एग्री नहीं करता है। तो लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर वो चीन का हर देश से विवाद है, क्योंकि अपनी बढ़ती हुई पावर शक्ति को वो बढ़ा करके दिखाना चाहता है। इसलिए ये थोड़ा सा हमारे काम आएगा। कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, विवाद क्यों होता है, इस विवाद का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या युद्ध इसका सॉल्यूशन है। अभी भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर अभी भारत सरकार के द्वारा चीन के जो 59 ऐप हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। ये ऐप आज एक दिन के नहीं थे, काफ़ी पुराने थे, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया। चीन के साथ हमारा जो व्यापारिक भागीदारी है वो कैसी रहती है, नकारात्मक रहती है। मतलब हमें फ़ायदा कम होता है, चीन को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक, तो ये जो न्यूज़ है इसको आप अपडेट रहें, लगातार आगे डेली कुछ ना कुछ इसमें आता है। तो इससे हमें भारत के बाइलेटरल रिलेशंस के बारे में जानकारी मिलती है, भारत चीन संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये जो अप्रोच है ये आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में, प्लस इंटरव्यू के टाइम पर अगर वो कुछ पूछते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, राइट। तो ये वाली न्यूज़ हमारे एक काम की थी, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट पेज में ये। ठीक, इसके बाद फ्रंट पेज हटा देते हैं, ये नेशनल लेवल का पेपर है जनसत्ता। तो अगला जो पेज है उसका संबंध आसपास के राज्यों से है। वो ऐसे न्यूज़ हैं कि जिनमें कुछ विशेष ऐसा पढ़ने को नहीं होता है कि जहाँ से कोई क्वेश्चन बन सके। एक छोटा सा ये कॉलम दिया है, इसको और ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान और एस्पर में लद्दाख को लेकर के बातचीत हुई। तो ये कौन है भाई एस्पर? तो ये अमेरिका के एक प्रकार से रक्षा मंत्री। भारत में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, अमेरिका में डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं। तो मार्क टी एस्पर, इनके साथ फ़ोन पर बातचीत होती है। बाइलेटरल रिलेशन में कि पहले भारत का जो दोस्त था वो यूएसएसआर था, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। चीन भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है। यूएसएसआर का विघटन हो गया, अब वो सिर्फ रूस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, फिर हमारा झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ता गया। इधर अमेरिका भी क्या चाहता है, एशिया में वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। चीन के साथ उसके जो संबंध हैं वो अच्छे संबंध नहीं हैं। अमेरिका ऐसा नहीं कोई हमारा दोस्त है, चीन और अमेरिका दोनों में अब एक प्रकार से टकराव है, कौन आगे निकले। इसलिए अमेरिका के अपने हित हैं तो भारत को वो सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए बार बार वहाँ के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो हर मैटर पर वार्ता इंटरमीडिएट करने का ऑफर करते रहते हैं। तो चीन के विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी कि रक्षा और सुरक्षा के आपस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे, मैत्री और संबंध होंगे, आवश्यकता पड़ने पर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। भारत का इस मामले में स्पष्ट रुख है कि हम पहले किसी पे आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा करना ये हमारी पहली ड्यूटी बनती है। तो ऐसे समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश जो शक्तिशाली है आप पर हावी होता है तो उसका सामना करने के लिए आपको भी निरंतर नए देशों के साथ संपर्क बनाकर रखना पड़ता है। तो अमेरिका का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर के ये डिप्लोमेटिक बातचीतें हैं। यहीं पर दक्षिण कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं क्योंग दू से, इन पर भी बातचीत होती है। तो इससे हमें जानकारी मिल जाती है कि हाँ जो कुछ इंटरनेशनल लेवल पर घटित हो रहा है उसको लेकर के, है ना। दक्षिण कोरिया कई सालों से भारत को आर्म्स एंड एम्यूनिशन ये सब सप्लाई कर रहा है। पहले रूस से खरीदते थे, अब हम फ्रांस से भी खरीदते हैं, इजराइल से भी खरीदते हैं, अमेरिका से भी खरीदते हैं और दूसरे जो नए नए देश हैं वहाँ से भी हम खरीदते हैं। तो उसको लेकर के ये चीज़ है। डिफेंस सेक्टर में यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा सा अपडेट है कि 74% एफडीआई अप्रूवल कर दिया है, यानी ऑटोमेटिक रूट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसके लिए अब सरकार से परमिशन नहीं लेना पड़ेगी। डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट बनाने वाले अगर कोई कारखाने लगाना चाहता है तो अब वो लगा सकता है। तो एक प्रकार से देश की स्थिति भी मजबूत होती है, निवेश भी बढ़ता है और डिफेंस में हम शक्तिशाली होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
राइट। तो ये न्यूज़ हमारे काम की आती है। इसके बाद फिर ये भारत नेपाल सीमा पर 4 माओवादी मारे गए, तो इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद जमानत की शर्तों में सोशल मीडिया पर पाबंदी को शामिल करने पर अदालत विचार करेगी। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स में हम कह सकते हैं। सोशल मीडिया आज हमारे हर सेक्टर में आ गया है, हर क्षेत्र में इसका इंटरफियर हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर किसी को हम बेल देते हैं तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के पर बात कर सकते हैं, क्योंकि बेल दी गई है मीन्स उसको आरोपी बनाया गया है। आरोपी बनाया गया है तो सोशल मीडिया पर उसके द्वारा कोई पोस्ट किए जाते हैं, हो सकता है अपने समर्थन में या किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उस बात को लेकर के एक छोटा सा पॉइंट है। अरुणाचल में भूस्खलन की दुर्घटना हुई है, इसके बाद इससे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं। इटली से 100 करोड़ का मुआवजा मांगा, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगले जो न्यूज़ हैं वो कैसी हैं, ये सिर्फ लोकल लेवल पर महत्वपूर्ण है कि शास्त्री भवन में आग लगी या हॉस्पिटल के कर्मियों ने बहिष्कार किया, गुरुद्वारे में ये रेल कोच के बारे में, तो इन पेजों को आप छोड़ सकते हैं। रिजल्ट जो आया था कल काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट का, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। ये सब घटनाएं क्राइम से रिलेटेड हैं, इनसे कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई लेना देना नहीं होता है। फिर उसके बाद ये वाली योजना आप देख सकते हो, है ना, वंदे भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा ये कोई नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो नया कार्यक्रम में रोजगार देने संबंधी है। इसका अर्थ है कि हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव किसने शुरू किया, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, किसको फ़ायदा मिलेगा, ये जरूर काम का है ना। तो कौशल भारत से अब उद्योगों में कुशल कामगार उपलब्ध कराए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट लंबे समय से किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि भारत लौटने वाले जो विदेशी नागरिक हैं, वंदे भारत मिशन चलाया गया दूसरे देशों में जो भारतीय फंसे हुए थे कोविड-19 के दौर में, तो उन लोगों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, और जो स्किल्ड है, स्किल्ड का अर्थ होता है जो किसी कार्य करने में सक्षम है, उन्हें यहाँ परमानेंट जॉब देने की कोशिश की जाएगी, उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक, तो कौशल विकास मंत्री कौन है इस समय, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें की गई। तो ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है ASEEM करके, है ना, कल ये स्टार्ट किया गया। तो क्या जानकारी मिलेगी इसमें, नियोक्ता पोर्टल के बारे में डैशबोर्ड रिपोर्ट मिलेगी, उम्मीदवार उसका पूरा ट्रैक कर पाएंगे कि कौन कौन से जॉब करने योग्य है, क्या उसके पास स्किल है। तो ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, यहाँ कौशल विकास योजना जो चली थी, इसमें 92 लाख लोगों से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है सेल्फ रोजगार के लिए। तो उस संदर्भ में ये काम आ सकती है। ठीक, पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कभी पूछा जा सकता है, या सजेशंस पूछे जाएं कि सरकार के द्वारा क्या कार्य किए गए, उसमें भी आप ये लिख सकते हो। सजेशंस में ऐसा अपनी तरफ से कोई इनोवेटिव आइडिया आप दे सकते हो। तो विदेश में इस समय, विदेश क्यों जाता है व्यक्ति, विदेश में स्किल्ड लोगों को ही बुलाते हैं, अनस्किल्ड लोगों का तो वहाँ कोई काम नहीं है। तो ये स्किल्ड लोग हैं, अब इन्हें भारत में काम पर लगाओ, इनकी इस स्किल्ड का फ़ायदा उठाओ, राइट। अगले पेज पर फिर ये टेंडर निविदा इनके बारे में है, तो इनको छोड़ देंगे। पढ़ने के लिए नेक्स्ट आता है संपादकीय, है ना, संपादकीय हर न्यूज़पेपर में आता है। तो यहाँ जो इस वाली तरफ कॉलम में लिखा रहता है, वो संपादकीय किससे जुड़ा होता है, वो करंट से जुड़ा होता है। करंट की कोई घटना होती है उसके संबंध में आता है। जैसे इस वाले संपादकीय में जो विकास दुबे का एनकाउंटर था, उसके संबंध में बातें की गई हैं। तो इस वाले संपादकीय को हम छोड़ देंगे, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है। मगर ये वाला जो संपादकीय है गंगा के शुद्धिकरण को लेकर, ये निश्चित ही आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएगा, नई जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा, आपकी अप्रोच भी बनाएगा। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इसके कुछ पॉइंट हैं, आप उनके नोट कर सकते हैं कि जैसे गंगा नदी के बारे में बात की जा रही है, तो गंगा नदी धार्मिक नज़रिया तो है ही, पवित्र नदी मानी जाती है, प्लस इसमें वाटर रिसोर्सेज, बिजली बनाई जाती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है, इस पर ट्रांसपोर्टेशन भी है। हमारा नेशनल जो वाटरवेज है वो भी तो इस पर बनाए गए हैं।
तो गंगा का सफाई अभियान वर्षों से चलाया जा रहा है। 6 साल में काफ़ी इसमें एक्टिवनेस दिखाई दी, ये बताते हैं। अब 6 साल में गंगा कितनी साफ हुई। अभी लॉकडाउन के फेज में ऐसी पिक्चर, ऐसी तस्वीरें आती थी कि देहरा वहाँ से जालंधर से पहाड़ियाँ दिखती हैं शिवालिक की, गंगा इतनी साफ हो गई। मगर जैसे ही ये अनलॉक शुरू हुआ उसके बाद से फिर वही लेवल होता जा रहा है। तो कई सालों से गंगा की सफाई के लिए योजनाएं बनी, हजारों करोड़ रुपए बहाए गए, ठोस नतीजे नहीं मिलते हैं। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने पंचवर्षीय योजना के तहत नमामि गंगे परियोजना, है ना, देखो ये सारी चीजें हमारे काम की है। 3,000 करोड़ रुपए यानी $40 करोड़ उसका कर्ज देना भी स्वीकार किया था। ठीक, और इसमें से कुछ अमाउंट हमें मिल भी गया, मतलब $8 करोड़ हमें पहले ही प्राप्त हो चुके हैं इस परियोजना के लिए, एक नमामि गंगे यानी गंगा नदी को स्वच्छ, साफ सुथरा बनाने के लिए। उसके बाद फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा चलाया गया। 313 विभिन्न परियोजनाएं, 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, रिजल्ट 0। तो एक गंगा पर जब इतना फोकस किया तब उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए। सिर्फ कुछ स्थानों पर अच्छे घाट बना दिए, वहाँ पर साफ सफाई कर दी, लेकिन उसमें जो उद्योगों का कचरा डायरेक्ट उसमें छोड़ दिया जाता है, खतरनाक रसायन, उसको लेकर के काम कम हो पा रहा है। लॉकडाउन था तो ये सारे कारखाने बंद थे, केमिकल्स नहीं रिलीज हो रहे थे, तो धीरे धीरे सारी नदियाँ स्वच्छ हो गई, है ना। तो गंगा यमुना उन नदियां हैं जिनके अस्तित्व, अगर यही हाल रहा तो ये समाप्त हो जाएंगी। 6 साल पहले 2014 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक संस्था है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये बताता है कि निरंतर बढ़ते प्रदूषण, पानी के अत्यधिक दोहन, सहायक नदियों के सूखने, बड़े बांधों के निर्माण के कारण ये नदियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। बड़ा डैम बना लेते हो तो पानी जो प्रवाहित होता था रुक गया, अब नदी का पानी प्रवाहित नहीं होगा तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो जाएगा, सारा सब कुछ सूखता चला जाता है। ठीक, इन नदियों के सामने चुनौतियां जो हैं, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड यानी प्रदूषण संबंधित भारत की जो सर्वोच्च संस्था है, वो डाटा रिलीज करती है कि गंगा का पानी आचमन करने के लायक नहीं है। गंगा पवित्र है, कहा जाता है गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन इतना दूषित हो चुका है कि उससे हम आचमन भी नहीं कर सकते। ठीक, हरिद्वार से लेके कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक में इसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जानकारियाँ अंडरलाइन करने वाली है ना। तो इसकी तादाद कितनी हो जाती है, 5,000 से नीचे होना चाहिए, लेकिन हरिद्वार में जब डाटा कलेक्ट किए गए तो मात्रा कितनी निकलती है, 100 ml में 50,917, कानपुर में तो 1.5 लाख के आसपास, बनारस में 5,800, 58,000 हो जाती है। ठीक, तो ये कितनी सुरक्षित से 12 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इतनी अधिक मौजूदगी ये जो है, तो इसका कारण मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। इसमें मिलने वाला गंदा पानी शहरों से सीधा छोड़ दिया जाता है, इसके अलावा विषैला पानी, तो ये इनको साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट, शोधन संयंत्र लगाए जाएं। शोधन संयंत्र कहीं लगे हैं, उतनी कैपेसिटी नहीं है, जितनी कैपेसिटी है उतने चलते नहीं हैं। 1.2 अरब लीटर यानी 55% सीवेज की सफाई कर पाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 45% पानी ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट के सीधा गंगा में प्रवाहित हो रहा है। ठीक, देश की दूसरी नदियां भी गंगा की तरह सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया। आप कहीं भी देखो, अपने आसपास देखो, हमारे घरों से नालियों में निकल करके सीवर लाइन में जाता है, सीवर लाइन से डायरेक्ट किसी ना किसी बड़े नाले से होता हुआ किसी नदी में मिला दिया जाता है। राइट, नदियां को 2 और मुख्य प्रदूषकों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के किनारे मौजूद जो कारखाने जिनसे इंडस्ट्रियल विषैला रसायन निकलता है, इसके अलावा नदियों के पास में जो खेत हैं उनमें हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, ये बड़ी समस्या है। धीरे धीरे सिंचाई होगी तो रिस्क करके ये नदी के पानी में भी मिल जाते हैं, सबको दूषित बना देते हैं, है ना। तो एक रिसर्च के द्वारा गंगा किनारे स्थित शहरों में प्रदूषण मिलने की बात, गंगोत्री के बाद हरिद्वार आते आते गंगा, इसमें 12 नगर पालिकाएं आती हैं, तो उनका सारा सीवेज का पानी इसमें डाल दिया जाता है।
है ना। हरिद्वार चूंकि एक बड़ा शहर है, वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, लेकिन वो ट्रीटमेंट प्लांट जितनी क्षमता होना चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। कानपुर में गंगा की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक कचरा छोड़ दिया जाता है। अनेक कारखाने जो हैं उसमें डायरेक्ट रिलीज कर देते हैं। जाजमऊ नामक इलाके में 450 चमड़ा शोधन इकाइयाँ यहाँ पर काम करती है ना। तो ये इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस आर्टिकल में मिलती है। इन जानकारियों को हम पॉइंट के रूप में अपने किसी रजिस्टर में नोट कर लें। ठीक, गंगा से दूर ले जाया जाए, गंदा पानी इनमें ना मिले, सुझाव भी दिए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास आवश्यक है, इससे तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन वो औद्योगिक विकास के साथ जो विनाश कर रहे हो उसको तो आप इतनी बड़े कारखाने इंडस्ट्री लगा सकते हो, तो उसका ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट बार बार एक्शन प्लान की राशि और इस पर नाराजगी जता चुका है ना। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि गंगा एक्शन प्लान 900 करोड़ खर्च करने के बाद गंगा में लगातार औद्योगिक प्रदूषण क्यों है, तो सरकार जवाब स्पष्ट दे नहीं पाती है और सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाती है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री वो गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके एग्जीक्यूशन में कमियां हैं, तो उस पर भी काम करने की आवश्यकता है ना। तो इस पूरे आर्टिकल से हमें जो चीज़ें समझ में आती हैं वो ये आती हैं कि अगर क्वेश्चन आए कि भारत में नदियों का प्रदूषण कारण क्या है, उनकी स्थिति क्या है और सॉल्यूशन निवारण क्या है, तो इस पूरे आर्टिकल से हम एक अच्छा आंसर बना के लिख सकते हैं। तो इसलिए एडिटोरियल पढ़ना और एडिटोरियल के उन पॉइंट को हाईलाइट करना ये मस्ट हो जाता है। ठीक, आगे देखें आज और इसमें क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेशनल लेवल के पेपर में एडिटोरियल अच्छे आते हैं। ये जैसे ये नेशनल लेवल है जनसत्ता, और जो नई दुनिया होगा उसमें उतने अच्छे एडिटोरियल नहीं मिलते। इन्फॉर्मेशन जरूर मध्य प्रदेश रिगार्डिंग उसमें मिल जाएगी आपको, जो कि इनमें नहीं होती है। इसके बाद अंधविश्वास का रोग, फिर ये लेटर होते हैं, इनसे कोई लेना देना विशेष होता नहीं है। ये ऐसा लेख है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई संबंध इनका हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक खबरें ज़्यादा हैं। फिर एक महत्वपूर्ण खबर फिर मिलती है कि मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कल लगाया गया। उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ठीक, तो ये अंडरलाइन कर सकते हो कि कितनी क्षमता का है, तो 750 मेगावाट। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको तो रीवा में ये लगाया जाता है। अब रीवा में ये प्लांट लग जाता है, इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि भारत सोलर ऊर्जा यानी ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। भारत 5वें नंबर पर आ गया है विश्व में। ठीक, ओमकारेश्वर में भी एक सोलर प्लांट लगा हुआ है जो उस बांध पर तैरता रहता है, उसके बैक वाटर पर, है ना। तो इससे हमें फायदा मिलेगा, राज्य को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। ठीक, तो ये काम की न्यूज है कि हाँ, ये एक बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया। अब 1-2 साल तक इससे कोई ना कोई क्वेश्चंस आते रहेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, इनसे क्या लाभ होता है, वो सारी चीज़ें इसमें हमें समझने को, अपडेट करने को मिल जाती है। ठीक, क्लियर है ये बात। इसके बाद अगला इसमें कोई न्यूज़ काम का है या नहीं वो भी हम देख लेते हैं। पाकिस्तान की एयरलाइंस के परिचालन, पाकिस्तान में पायलट फर्जी हैं, हमारे यहाँ ड्राइवर फर्जी होते थे, उनके तो हवाई जहाज उड़ाने वाले फर्जी हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ न्यूज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है जो कुछ विशेष काम की हो। भारत में वो जो कोरोना के मामले थे उसका अगला पार्ट दिया है, जिस पर मांग की जा रही है अलग अलग प्रकार से। देन इसके बाद फिर आता है ये वाली न्यूज़, थोड़ी सी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको भी देख लेते हैं। फैक्चुअल में तो आ जाता है भाई, बोइंग जो है ये किस देश की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी बोइंग। ठीक, इससे भारत सरकार के द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर लिए गए थे। चीन के साथ अभी संघर्ष हुआ तो ये बहुत काम आए, तो उसके संबंध में ये लिखा हुआ है। ठीक है,
तो 22 अपाचे, 15 चिनूक ये हेलीकॉप्टर, तो अपाचे, चिनूक है ना, ये उन्नत एडवांस लेवल के हेलीकॉप्टर हैं जो हमारी जो वायुसेना की ताकत है उसको बढ़ाने में काम करते हैं। भारतीय सेना के भी 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए अनुबंध हुआ था फरवरी में, डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, तो उनकी सप्लाई हो गई है। लद्दाख रीजन में ये बहुत काम आते हैं, तो वो न्यूज है, ये काम आ सकती है, राइट। इसके बाद आगे देखें, आगे क्या है न्यूज़पेपर में। इसके बाद नेपाल का क्राइसिस, इससे संबंधित न्यूज है। नेपाल में जो चल रहा है उसको भी पढ़ लेना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, बाइलेटरल है, और अभी नेपाल के साथ हमारे कुछ संबंध अच्छे नहीं रहे। तो नेपाल के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा और कम्युनिस्ट भारत विरोधी एक माहौल बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनका झुकाव भारत से ज़्यादा चीन की ओर ज़्यादा है। इन्हीं कारणों से, और ये विशेष रूप से इसी कारणों से जो लिपू लेख और वो जो उन्होंने एक नक्शा पारित कर दिया, रोक लगा दी, भारत के चैनलों को वहाँ पर नहीं दिखाएंगे। अब केपी शर्मा ओली ये लगातार भारत विरोधी है, तो वहीं कर भारत का इसमें कोई रोल नहीं रहा। उन्हीं की पार्टी के एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है, तो उनका पुष्प कमल, उनका इन पर दबाव है, इनका समर्थन वो लोग नहीं करना चाहते हैं कि ये रिजाइन करें। और राजनीति में सत्ता खोना किसी को पसंद नहीं आता है, तो ये रिजाइन नहीं कर रहे हैं। पिछले 6-7 दिन से लगातार चीज़ों को टालते जा रहे हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं, कभी कुछ बहाना बनाते हैं। तो ये घटनाक्रम थोड़ा सा हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक। आरोप तो ये लगाते हैं कि भारत उनकी सरकार को अस्थिर कर रहा है, लेकिन भारत का इसमें विशेष कुछ रोल नहीं है। भारत अपनी चीज़ों को मेंटेन करता है, आप अपनी सरकार को स्वयं करें। एक और न्यूज इसमें चीन और अमेरिका के जो बाइलेटरल रिलेशंस हैं उसको लेकर है कि चीन और अमेरिका दोनों अब टकराव की मुद्रा में है। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को अमेरिका नहीं देखना चाहता है और इसलिए ये एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाते रहते हैं। अभी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने अत्याचार किए होंगे ऐसे उन पर आरोप लगाते हैं, तो उनके अमेरिका आने पर रोक लगा दिए, है ना। तो ये चीज़ें चल रही है, अब वो घटनाक्रम है, तो इसका हम फायदा भी उठा सकते हैं। अगर चीन और अमेरिका के संबंध यदि खराब होते हैं तो स्वाभाविक है हमारे चीन के संबंध भी अच्छे नहीं हैं, अच्छे होने की संभावना कम है। तो भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को ठीक कर सकता है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई, इस बात का पता अब इतने सब महीने के बाद WHO के विशेषज्ञ जाएंगे। WHO पर आरोप लगते रहे हमेशा से कि चीन का समर्थन किया है, अमेरिका ने इनको सहायता देना भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि WHO के जो चेयरपर्सन है वो चीन के समर्थन से बने, ऐसी कुछ बातें आती रही। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ से निकला, चीन में वुहान से निकला था, कौन से पक्षी से, चमगादड़ से हुआ था या पेंगोलिन से हुआ था, तो इसकी जांच करने के लिए ये अब जाएंगे। अब इन्हें याद आ रहा है कि हमें सोर्स पता करना चाहिए। तब WHO नहीं बता रहा था पूरे विश्व में, तब ये मना करते थे कि ये इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता है। जब पूरे विश्व में फैल गया तब कहने लगे हाँ फैलता है ना। तो WHO की क्रेडिबिलिटी अपने आप में काफ़ी घट चुकी है विश्व स्तर पर, ठीक। उसके बाद नेपाल में भूस्खलन, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद भारत का आसियान दौरा, और एक ये वाली न्यूज काम की है, लेबनान में भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो संयुक्त राष्ट्र का अंतरिम बल, उसमें तैनात भारत की एक बटालियन है। कचरा कम करने, प्लास्टिक का रीयूज करने, ग्रीन हाउस, जैविक खाद, गड्ढे बनाने के उद्देश्य की परियोजना के लिए इन्होंने पहला पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने की जानकारी प्रेस रिलीज में मिली। यहाँ के जो कमांडर मेजर जनरल थे स्टीफानो डेल कोल ने ये पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से योजना शुरू की थी। तो ये अच्छी उपलब्धि है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम हमारी जो सेना है, सैनिक हैं, वो दूर करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स वाले पेपर में यहाँ ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ शेयर बाजार निफ्टी जो सूचकांक होता है तो उसमें उतार चढ़ाव वाली बातें की जाती हैं। तो विशेष इसमें ऐसा कुछ है नहीं जहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अगला
नीचे के पेजों पर चल के देखते हैं। अब एक पेज और बचता है स्पोर्ट्स वाला, जिसको हमें देख लेना चाहिए। अगर कोई न्यूज़ है उसमें तो ज़रूर, अन्यथा नहीं, राइट। अब यहाँ स्पोर्ट्स पेज में आज के पेपर में चूँकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से बंद पड़ी है, तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जिसको लेकर के कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या इंग्लैंड वेस्ट इंडीज उनके बीच में जो मैच चल रहा है, तो वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई स्थान नहीं लेगा, है ना। तो आज इसमें कुछ है नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। आप जनसत्ता ले सकते हैं, अच्छा पेपर है। नेशनल और इंटरनेशनल घटनाओं को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए ये अच्छी बात है। इंग्लिश वालों के लिए हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस काम करता है। MPPSC देते हो तो मध्य प्रदेश का एक कोई न्यूज़पेपर, नई दुनिया भास्कर ले लो। दूसरे स्टेट का देते हो तो उनका न्यूज़पेपर ले लो। ऐसे करके ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, राइट। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मेरी जो क्लासेस रहती हैं डेली रहती हैं, वहाँ सिस्टमेटिक सारे कोर्स कराए जाते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती है। मैं अभी यहाँ पर जो क्लासेस ले रहा हूँ, पेपर जो 2 इसका पार्ट B जो है ये कंप्लीट करा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी वाला। कल से यहाँ पर पॉलिटी शुरू करूँगा। 22 जुलाई से 2019 का एक रिवीजन कोर्स स्टार्ट रहेगा, उसको आप ज्वाइन करें, बेनिफिट होगा। 17 रुपये मात्र खर्च होता है, स्टडी फ्रॉम होम हो जाता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, EMI का ऑप्शन मिल जाता है, भारत के टॉप एजुकेटर की क्लास कर पाते हो। अभी कई सारी यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे MPPSC की चैम्पियनशिप आज लास्ट टेस्ट है, फ्री है, उसका लिंक इंस्टॉलमेंट आप करा चुके होंगे, इसमें वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दिया है। जब आप ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये रेफरल कोड है मुकेश लाइव या मुकेश कटारे, तो आपकी फीस 10% कम हो जाती है किसी भी कोर्स में। तो इसको ज्वाइन कर लें और बढ़िया से क्रैक इट, लेट्स एंजॉय इट। सो आज के लिए इतना, अगले सेशन में फिर अगली चीज़ों को लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।